वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अली अमीन का बयान नाकामी का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बचगाना है और इस पर रद्द-ए-अमल देना तौहीन समझता हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त आग में जल रहा है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद है, बदअमनी की सूरत हाल है, PTI को जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। चलें जी, ठीक हो गया। ये आपने शेयर किया कि मुतअद्दिद रहनुमाओं ने इससे मुताल्लिक़ क्या कहा है। उसके अलावा हमारे पास सबसे पहले जी अली अमीन गंडापुर साहब ने असल में कहा क्या है, जिस पे ये सारी बहस हम करने जा रहे हैं सेगमेंट में। पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। बड़ा ही अजीब व गरीब सा बयान है यहाँ पे अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अगर ये कोई और रहनुमा भी देता तो इस वजह से अजीब ना लगता कि वो कोई चीफ एग्जेक्टिव ना होता किसी सूबे का, लेकिन किसी सूबे के चीफ एग्जेक्टिव की जानिब से इस तरह का बयान आना कि आप एक गोली बरसाओगे, हम 10 बरसाएंगे, डैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और कभी कभार अली अमीन गंडापुर के जो बयान हैं वो चौंका देते, लेकिन वो ये अली अमीन गंडापुर ऐसे लग रहा है किसी सूबे का हस्तन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, ये तो कोई माजरत के साथ अजीब से अल्फाज ही आ रहे हैं ज़ुबान में। आई होप सो कि आप भी समझ गए होंगे, नाज़रीन भी समझ गए होंगे। लेकिन किसी एक रहनुमा की जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है, इतना रिस्पॉन्सिबली उनको एक्ट करना चाहिए, ये इस किस्म के बचगाना, मौलाना फजल रहमान वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, बचगाना किस्म के बयान एटलीस्ट नहीं आने चाहिए। जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो एक अलग मामला है, सियासत अलग मामला है, वो उन पर हम बड़ा खुल के बात करते हैं। इतना भी एग्रेसिव जब आप जाते हैं ना तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। हमने देखा है कि 2-3 दफ़ा से तो अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, फिर उसके बाद अपने अल्फाज पे वो कायम और दायम भी नहीं रहे। फिर एक दफ़ा तो 24-25 घंटे के लिए पुरस्रार तौर पे वो कहीं गायब रहे, नामालूम मुकाम पे वो थे, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए। सो अली अमीन गंडापुर के इस तरह के बयानात को मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह आते रहे तो फिर पाकिस्तान तो दूर की बात है, KP वाले भी उनको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह की पोस्ट पे आप बैठ के तो आपको बहुत ही सोच समझ के बयानात देने चाहिए, क्योंकि KP के भी एक इकाई का नाम है, वो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और शॉट हमारे पास मौजूद है जो है शर्जील मेमन का। सुनते हैं शर्जील मेमन क्या कहते हैं। में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना नजरिया होता है। पीपुल्स पार्टी भी चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ आगे चलें। डिफरेंट सियासी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरामीम आए, और मैं समझता हूं कि इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं। हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। परवेज़ मुशर्रफ की गैर आइनी तरामीम को लेजिटिमेट करार दिया, उसको आइनी करार दिया। तो जिस मुल्क में आप ये सोचें कि जुडिशरी जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें चंद लोग जो कि काबिल हो के इस मुल्क का सियासी नक्शा ही तब्दील कर देते हैं। चलें जी, शर्जील नाम मेमन क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। इसके अलावा आपको सुनाते हैं कि मौलाना फजल रहमान का इस पे क्या मौक़िफ़ है, वो सुन लेते हैं। वैसे तो हमने बताया भी है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सुनते हैं। वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरह कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे, उसकी ख़ुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम
कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। जी, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब थे जो कि आईनी तरमीम के हवाले से बता रहे थे। दूसरी जानिब हमें जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं वो डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब भी चाहेगी वो आईनी तरमीम ला सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट से हम आईनी तरमीम लाने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है बैठने का। बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है उससे आईनी तरमीम नहीं करवा सकती। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की पोजीशन इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि पहले 2-4 जुमले अगर हसनैन उनके आप उनको एनालाइज करें, उनको देखें तो ऐसे लगता है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगले 3-4 जुमले जो वो कह देते हैं उससे लगता है कि वो तो हुकूमत का फौरी तौर पर साथ देंगे। अब जैसे 1 मिनट में उन्होंने कहा कि हम लोग इस पार्लियामेंट से तो आईनी तरमीम करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। फिर अगली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम लोग मुसवदा तैयार कर रहे हैं, तो अगर मामला तय पा जाते हैं तो फिर आईनी तरमीम के बारे में इसी वजह से दोनों डायरेक्शन मौलाना फजल रहमान को सारे जीरक कहते हैं। पहले पीटीआई उन पे चढ़ाई करती थी, अब पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि मौलाना से जीरक सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है। उधर शर्जील इनाम मेमन साहब मौलाना की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिर अगर नून लीग की बात की जाए तो वो मौलाना की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। सो तमाम तर लोग मौलाना की तारीफ इसी वजह से करते हैं कि मौलाना किसी भी दरवाजे को बंद नहीं करते। वो तमाम तर ऑप्शंस को खोला रखते हैं। एंड वक्त पे हो सकता है कि यही मौलाना जो आज हमें बता रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट नहीं है, इस पार्लियामेंट के पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, शायद यही जो है वो सबसे आगे बढ़ के आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे दे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इस वक्त हसनैन हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जी वो सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो तश्कील है उस पर फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला सुनाया है और तहरीरी फैसले में जस्टिस जमात फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजर आया क्योंकि काजी फाइज ईसा ने यह फैसला भी इलेक्शन कमीशन के हक में दे दिया है। सो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया इलेक्शन कमीशन के हक में। फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम दिया गया। और इस तमाम तर मामले पे ना निम्रा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आती है, लेकिन ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कि इलेक्शन कमीशन हमें एक पार्टी, अगर बात की जाए अपोजिशन के अलावा भी, तो अपने कुछ ऐसे लग रहा है कि जो फैसले आ रहे हैं वो हुकूमत के डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके फ़ायदे में हो रहे हैं वो तमाम तर फैसले। बहरहाल जी, इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तहरीरी फैसला जो है जो आया है उसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल का एक इजाफी नोट भी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आज ये फैसला सुना दिया है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसको मंजूर किया गया और उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में नाजरीन 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। फिर उसमें समाअत के बाद जो है मुकम्मल तौर पे फैसला सुना दिया गया है और ये महफूज फैसला था जी जो कि इस वक्त सुनाया गया है। बिल्कुल ऐसी है। और इस फैसले के बाद क्या कुछ इम्प्लिकेशंस होंगी, क्या कुछ मामलात होंगे, उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनसे जानेंगे। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला पढ़ के सुना दिया है। उस फैसले के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको उन्होंने कलअदम करार दिया। इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इम्प्लिकेशंस होंगी इस फैसले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि जिसमें 5-0 की बुनियाद पे की है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो 27 मई 2024 का उसको सेट असाइड किया है, उसमें बहुत सारी डायरेक्शन जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, जिसके अंदर एक नंबर 1 ये था कि जो 26/4/2024 का नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने सेट असाइड किया। फिर उसके बाद 4/4/2024 का नोटिफिकेशन सेट असाइड किया। फिर 9/5/2024 का सर्टिफाइड किया। बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट का जिस बुनियाद के ऊपर था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनकी डोमिनेंसी जो है इस सारे कंसल्टेशन प्रोसेस के ऊपर है। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ बड़ा वाज़ेह है कि 819 के मुताबिक ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रेरोगेटिव है कि वो इलेक्शन पिटीशन जो सेक्शन 139 के नीचे फाइल की जाएं उनको 140 के मुताबिक मुल्क भर के अंदर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनको करे। और उसके लिए ये एक प्रोसेस ये था कि जो 14/2/2024 को डाला गया तमाम हाई कोर्ट्स को
कि आप अपने पैनल ऑफ जजेस दें, और उन जजेस में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नॉमिनेट कर दिए और उनको जुरिस्डिक्शन जो थी वो असाइन कर दी गई। और पहले फेज के अंदर पंजाब के अंदर भी ये मामला जो है खुश असलूबी से तय हुआ, लेकिन उसके बाद जो है एक कॉन्फ्रंटेशन जो है वो स्टार्ट हुई, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि जो हमने आपको जजेस भिजवाए हैं आप सिर्फ उन्हीं को नॉमिनेट करें, और जुरिस्डिक्शन भी थी उन्हीं को उन्होंने असाइन कर दी गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉ बड़ा वाज़ेह था, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल करेक्टली इंटरप्रेट किया इस चीज के अंदर कि सेक्शन 140 इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रेरोगेटिव है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी लगाए, उनकी जुरिस्डिक्शंस को भी असाइन करे, और उसके बाद ये है कि आगे अगर उन्होंने ट्रांसफर भी करनी है वन पटिशन टू अनदर पटिशन सेक्शन 151 के अंदर तो वो कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट का इसके बारे में एनोलॉजी थी कि अल जिहाद ट्रस्ट केस अप्लाई करता है या रियाजुल हक अप्लाई करता है, वो तो उन केसेस के अंदर है कि जब आपने रेगुलर जजेस लगाने हैं। ये जो ट्रिब्यूनल के जजेस हैं इनका किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही ताल्लुक रहता है, और इसका जो जुडिशियल ओवरसाइट हाई कोर्ट की रेगुलर जुडिशरी से नहीं है। तो इसी चीजों को करेक्टली अप्रिशिएट किया। फिर एक मीटिंग भी हुई 17/8/2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। अब चार लेकिन एहसान साहब, ये तमाम तर मामला तो चले ठीक है ही हैं, लेकिन इस पे अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, इसके बाद क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन की जो अपील मंजूर की गई है, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला कलअदम करार दिया गया, इम्प्लीकेशंस क्या होने जा रही है? इसके असरात क्या होंगे? देखिए, इसके अंदर कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, चूंकि उसके बाद हुआ ये है कि एक और अमेंडमेंट जो है थ्रू ऑर्डिनेंस आ गई है, जिसके अंदर 140 के अंदर एक तीसरी कैटेगरी जो है उसको इन्वोक कर दिया गया है कि अब सर्विंग जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो हाई कोर्ट के लगाए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो 4 ट्रिब्यूनल्स, मेरा ख्याल है कि आज चूंकि जजमेंट आ गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिफाई कर देगा, और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी फरवरी 2024 से उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और इसी चीज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो नहीं आई और उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी दी थी, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक जुडिशियल ओवररीच किया था कि एक मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस का था, उसको अंडर आर्टिकल 199 जो इन्वोक किया, और बजाते खुद उन्हीं की नॉमिनेशन भी हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। तो इस मामले को उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए था, और अदालत ऐसा मामला नहीं है कि कंसल्टेशन के मामले को डिस्कस करे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस क्या चाह रहा है। ये एक इंटरनल मीटिंग है, और इस इंटरनल मीटिंग को जो है इस तरह हाई कोर्ट के अंदर जाके डिस्कस करना, ऑर्डर करना, ठीक हो गया। ये मुनासिब नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि ये फैसला बिल्कुल उसी तरह आया जिस तरह इसको आना चाहिए था। और ख़वातीन वज़ात यहाँ पर एक शामिल करते हैं क्विक सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस।